हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट बेसिक ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी की अगर हिंदी की मीनिंग की बात करें तो उसमें इसको राज्य व्यवस्था बोला जाता है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टेट यानी कि राज्य, सिस्टम यानी कि व्यवस्था। सबसे पहले हम सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम एक सेट होता है इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स का, यानी कि एक कलेक्शन उन एलिमेंट्स का जो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात करें तो ये तीनों कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इनको इकट्ठा करके रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे जिसका क्या नाम है? गवर्नमेंट है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट नाम का एक सिस्टम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, स्टेट यानी कि राज्य। ये होता क्या है? ये चार एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या होते हैं? आदमी, औरत, बच्चे, यानी कि जनसंख्या। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लोग ही नहीं होंगे तो हम स्टेट किस लिए बनाएंगे? सबसे पहले स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है? लोग। स्टेट लोगों के लिए है, उनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए। अगर लोग ही नहीं होंगे तो स्टेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट है टेरिटरी। जब पॉपुलेशन है तो उनके रहने के लिए एक निश्चित लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इसको बोलते हैं अक्षेत्राधिकार बोलते हैं, यानी कि हर स्टेट का अपना एक डिफाइंड एरिया होगा। अगला कंपोनेंट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी कि सरकार। देखो, जब एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन रह रही है तो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए, वो एक दूसरे के फ्रीडम को हानि ना पहुंचाए या एक दूसरे को जान माल की कोई भी हानि ना पहुंचाए। इसलिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें गवर्नमेंट की। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है स्टेट का सॉवरेनिटी, यानी कि इसको हिंदी में संप्रभुता बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? संप्रभुता का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। वो किस कहाँ से? इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। यानी कि कोई भी सरकार है, जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपने आंतरिक और बाह्य जो मामले हैं उनमें डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसके ऊपर किसी भी फॉरेन पावर का कोई दबाव नहीं है। अगर इंडिया चाहे तो, जैसे कई बार न्यूज़ में बात चलती है कि यूपी को 4 स्टेट के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट का मन करेगा तो उसको 4 स्टेट्स में डिवाइड कर सकती है। इसके ऊपर किसी भी बाहरी सरकार का कोई भी दबाव नहीं होगा कि आपने ये स्टेट को 4 स्टेट में क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है, तो इसमें किसकी चलेगी? इंडिया की। और बाह्य मामले जैसे किसी भी दूसरे देश के साथ ट्रेड करना या फिर उसके साथ बायलैटरल रिलेशन बनाना, इन सभी मामले में कौन डिसाइड करेगा? इंडियन गवर्नमेंट। अगर हमारा मन करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल टॉक करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। इसमें कोई अमेरिका या फिर चाइना प्रेशर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। इन मैटर्स में जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। इसलिए सोवरेनिटी एक स्टेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे कि हरियाणा। हरियाणा एक स्टेट है, पॉपुलेशन तो वहाँ भी है, हरियाणा का एक डेफिनेट लैंड एरिया भी, और हरियाणा की गवर्नमेंट नहीं है, तो हम इसको स्टेट क्यों नहीं कह सकते? देखो, इंडिया के अंदर ये स्टेट बोला जाता है, स्टेट यानी कि राज्य है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टेट का मतलब होता है एक नेशन या फिर एक कंट्री, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको नेशन या कंट्री क्यों नहीं बोल सकते हम हरियाणा को? क्योंकि हरियाणा के पास क्या नहीं है? सोवरेनिटी नहीं है। अगर हरियाणा अपने कुछ मामलों में स्वतंत्र है, लेकिन कुछ इंटरनल मैटर भी हरियाणा के ऐसे होंगे जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बाउंडेशन है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की कुछ बाउंडेशन होंगी। या फिर मान लो अगर हरियाणा के पास, देखो, एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, एग्रीकल्चर डोमिनेट स्टेट है, तो अगर हरियाणा किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का एक्सपोर्ट करना चाहेगा, मान लो कि वो अमेरिका के साथ उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो हरियाणा अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, उससे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसलिए एक नेशन स्टेट के लिए या फिर एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? सॉवरेनिटी होती है। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? इसको हिंदी में संविधान बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो गाइड करता है कि किसी भी कंट्री या फिर किसी राज्य या फिर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करेगी, कैसे उसकी फॉर्मेशन होगी, और उसके अंदर जो वर्क प्रोसीजर है वो
किस तरह का होगा, ये कुछ रूल्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री का एक जो बेसिक लॉ है वो है, जो फुलफिल करता है उस सोसाइटी की एस्पायरेशन, यानी कि क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या सोसाइटी डिजायर करती है और सोसाइटी के क्या गोल्स हैं, इन सभी को फुलफिल करने का जो एक फंडामेंटल लॉ है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को और अपनी फ्रीडम को परस्यू करता है, कैरी करता है, यानी कि कंटिन्यू करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें हम, आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है या फिर लिबर्टी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जिसके तहत इंडिविजुअल को अपनी फ्रीडम कैरी करने का अधिकार दिया गया है। वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर ट्रैवल कर सकता है, वहाँ पे जाके रह सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी, जैसे कोई ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया है तो उसके अंदर उसको स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज वो पूरी कंट्री में कहीं भी वो रह सकता है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, ये उसकी फ्रीडम है, कहीं भी वो ट्रेड कर सकता है। आगे हम बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि किसी भी कंट्री की या फिर किसी भी सोसाइटी की जो बेसिक वैल्यू होती है, फंडामेंटल वैल्यू होती हैं, जिनको हम ट्रिपास नहीं कर सकते, जिनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उन सभी वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल जस्टिस, इक्वालिटी, ये कुछ बेसिक वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमें किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी इक्वल हैं। कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती या फिर ऐसा लॉ फ्रेम नहीं कर सकती जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन या फिर किसी विशेष जात या फिर किसी विशेष वर्ग को डिस्क्रिमिनेट करे या फिर उनके साथ इनजस्टिस हो, अन्याय हो, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती। तो इन वैल्यूज़ को कौन डिफाइन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसको लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रो करता है, इट ग्रोज एंड इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड एस्पायरेशन ऑफ चेंजिंग सोसाइटी थ्रू इंस्ट्रूमेंट सच एस अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, कन्वेंशन एंड स्टैट्यूट्स। यानी कि देखो, टाइम के साथ साथ सोसाइटी के अंदर नए नए इन्वेंशन होते हैं, नए नए ट्रेंड चलते हैं, तो उनके हिसाब से जो सोसाइटी के जो नीड्स होती हैं, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं, सोसाइटी के गोल्स होते हैं, उनके अंदर चेंज आता रहता है। तो उन बदलते हालातों और बदलावों के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में ग्रो करता है, ये इवोल्व करता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, जैसे कि जब हमें फ्रीडम मिली थी 1947 में, उस टाइम पे हमारा इंडिया था वो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट के अंदर बटा हुआ था। तब उनको इंटीग्रेट करके एक यूनाइटेड इंडिया के फॉर्मेशन के लिए जो इन प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनके लिए एक प्रीवी पर्सिस की अरेंजमेंट की थी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था की गई थी, ताकि वो अपनी जो रॉयल्टी है, जो अपनी शान और शौकत है, उसको मेंटेन रख सकें। इसके लिए गवर्नमेंट को उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देना होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और सोसाइटी आगे चलती गई, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब उस टाइम पे रियलाइज़ किया गया कि जो इंडियन रेवेन्यू है, यानी कि जो इंडियन ट्रेजर है, जो हमारा राजकोष है, उसके ऊपर ये काफ़ी बर्डन है। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में प्रीवी पर्सिस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया। और जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब बैक टू बैक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर रही थी, और तब एक काफ़ी हुआ बना हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच की कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, किस चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते, तब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि 1973 में केशवानंद भारती केस में जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, लेकिन एक लिमिट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको हानि पहुंचाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया गया, ये अपनी इंटरप्रिटेशन पर छोड़ दिया। टाइम टू टाइम केसेस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केसेस गए तो उनमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, स्पेसिफाई किया कि ये प्रोविज़न ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कैरी करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट प्रोवाइड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क
एंड डिस्ट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे देश के एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस एक सिस्टम को प्रोवाइड करता है किस तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो कंडक्ट किए जाएंगे। और ये डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि किस सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और या फिर किस सब्जेक्ट के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी। इन सभी को जो डिफाइन करता है वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही किया जाता है। इट एग्जिबिट आवर कॉन्फ्लिक्ट एस्पायरेशन आइडियल एंड नेशनल स्ट्रगल। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है, यानी कि कोई जैसे कि अनटचेबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं हम। अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन पहले क्या था, अनटचेबिलिटी काफ़ी प्रिविलेंट थी। दो क्लास, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस थी, एक हायर क्लास थी एक लोअर क्लास थी, तो उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था अनटचेबिलिटी का कि ये अनटचेबल है, इनको यहाँ से पब्लिक प्लेस पे आने की अनुमति नहीं है, ये इस पब्लिक वेल से पानी नहीं ले सकते। इस टाइप के जो हमारे जो संघर्ष थे, जो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ थी, उनको क्या करता है ये एग्जिबिट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम करंटली बात करें अनटचेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है उसको एंश्राइन किया गया है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन टू अनटचेबिलिटी। एस्पायरेशन यानी कि हमारी सोसाइटी की क्या क्या डिजायर्स हैं, हम अपने देश को क्या कैसा बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में स्पेसिफाई किया गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को SSDR यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन बनाना चाहते हैं। हमारे आइडियल्स क्या क्या हैं, हम किन किन वैल्यूज़ को हमें सिक्योर करना है, जैसे कि जस्टिस को, इक्वलिटी को, फ्रीडम को, इन सभी को हमारे सोसाइटी के अंदर सिक्योर करना है। ये सभी एलिमेंट उन हमारे नेशनल स्ट्रगल का पार्ट है जिनसे हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम में वंचित थे। ये उन स्ट्रगल या उन वैल्यूज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मोरल आइडेंटिटी देता है, यानी कि हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी जो मूल आइडेंटिटी क्या है उसको प्रोवाइड करता है। ये क्रिएट करता, रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को एक इंडियन आइडेंटिटी, यानी कि हम कौन है। कोई भी अगर इंडिविजुअल को बोले कि आप कौन हो, तो वो क्या बोलेगा, मैं इंडियन हूँ। तो ये हर इंडिविजुअल को एक इंडियन आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कहीं भी विदेश में जाएंगे तो वहाँ पे कोई पूछेगा हु आर यू, आई एम इंडियन, तो ये हमारी इंडियन आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये मोरल आइडेंटिटी की बात करें तो हम सब कौन हैं, जैसे कि हमारी जो प्रियम्बल की पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो मोरल आइडेंटिटी है, हमारी जो मौलिक पहचान है उसको दर्शाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने की ट्राई करता है। इट अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। ये गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को उन सभी डिज़ायर को पूरा करने में सक्षम बनाता है जो सोसाइटी की होती हैं। सोसाइटी के अंदर कुछ डिज़ायर कि हमारी सोसाइटी में कैसी हो, जस्ट सोसाइटी हो, यानी कि किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो, हमारी सोसाइटी में सभी इक्वल हो, इक्वलिटी वैल्यू को इंश्राइन करना, यानी कि कोई भी किसी भी इंडिविजुअल के साथ किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई भी भेदभाव ना हो। अगला पॉइंट है हमारा, टू स्पेसिफाई द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन सोसाइटी। ये सोसाइटी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको स्पेसिफाई करता है, यानी कि उसको निश्चित करता है। अगर हम बात करें, देखो 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनके अंदर उन सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का किन सब्जेक्ट के ऊपर अधिकार है, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर, किन मैटर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, और किन मैटर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती हैं। अगर दोनों ने लॉ बनाया तो कौन सा लॉ कैरी होगा, कौन सा लॉ कंटिन्यू होगा, परस्यू होगा, उसको सभी चीज़ों को कौन स्पेसिफाई करता है, कौन निश्चित करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के जो मेथड है, प्रोसीजर है, उन सभी को क्या करता है, डिसाइड करता है या फिर स्पेसिफाई करता है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर कौन सा पार्ट है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि एक पर्टिकुलर
टेरिटरी या फिर पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। वे सभी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर अपना एक मेजोरिटी पार्टी वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने एक लीडर को चुनते हैं, जो कि पीएम की पोस्ट को कैरी करता है या फिर इलेक्ट होता है। ऐसे ही रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बीच। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू प्रोवाइड ए बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन उन बेसिक उन मौलिक रूल्स को या फिर क्या बोलते हैं नियमों को स्पेसिफाई करता है, बताता है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर कम से कम यानी कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन, कि हमें अपनी सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए जो मिनिमम कोऑपरेशन चाहिएगा आपस में, मिनिमम कोऑपरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन यानी कि कम से कम इतना सहयोग हमें करना है, उन सभी के लिए जो बेसिक रूल है कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, टू सेट सम लिमिट ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। ये उन लिमिट्स को, उन पावर को स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट सिटीजन के ऊपर कि यानी कि गवर्नमेंट सिटीजन के ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट है जो हर इंडिविजुअल के एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यानी कि उसके पर्सनल स्पीयर, उसके इकोनॉमिकल स्पीयर या फिर उसके सोशल स्पीयर सभी को क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे, रूल्स के अंदर बाउंड कर दे। तो गवर्नमेंट किस हद तक इंडिविजुअल की फ्रीडम को या फिर इंडिविजुअल के ऊपर रूल्स और रेगुलेशन लगा सकती है, उन सभी लिमिट्स को कौन डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। जैसे कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया था या फिर ऑब्जर्व किया था कि जो हमारे इंडिया के जो हमारा इंडिया भारत रिपब्लिक है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या इन्विजन करता है, क्या करने की ट्राई करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर रेंडर करने की कोशिश करता है हर सिटीजन को, जिसके अंदर वो इंडिविजुअल या वो सिटीजन सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक न्याय को प्राप्त कर सके। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन काम क्या है भारत रिपब्लिक में, जो कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कल्याणकारी सामाजिक आधार है उस वो प्रोवाइड करने की ट्राई करता है, जिसके अंदर हर उसके सिटीजन को या फिर इंडिविजुअल को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।